हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग डेली 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और उसमें से जो-जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो नेगेटिव प्राइस इफेक्ट इज एन आउटकम ऑफ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेगेटिव प्राइस इफेक्ट किसका आउटकम है, तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो ये आपको ऑप्शन टिक करना है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। इस टाइप से मैं क्वेश्चंस के ही नोट्स बना लिए मैंने, तो आप उसको फोकस करके ध्यान से सुनिए, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। इफ प्राइस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज हो जाएगी प्रेजेंट डिमांड। इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस विल कॉज एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब सेम डिमांड अगर प्राइस और ये प्राइस अगर इंक्रीज फ्लक्चुएट करता है तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो डिमांड होता है वो एक ही प्राइस लाइन या एक ही डिमांड कर्व पे वो मूव करता है। ठीक है, पॉइंट जो होता है मीन्स ऑफ एवरेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। एवरेज मेथड का ये वाला फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 अपॉन प्राइस 2 माइनस प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2 प्लस प्राइस 1 इनटू 100। ये है एवरेज मेथड है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का। और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें एक डिमांड कर्व दे देंगे आपको और एक पॉइंट पे पूछेंगे कि क्या इलास्टिसिटी है, तो P अपॉन Q इनटू 1 बाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इससे भी आप निकाल सकते हो, ये सही आता है हमेशा। अच्छा, इफ द डिमांड कर्व मेक्स टू शिफ्ट राइट, इलास्टिसिटी विल डिक्रीज। अगर पैरेलल शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व राइट की तरफ, पूरा डिमांड कर्व फिर शिफ्ट हो रहा है तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी उसी पॉइंट पे। लेकिन अगर इस तरीके से जैसे इस ग्राफ में दिया हुआ, देखो यहाँ से एक पॉइंट सेम है लेकिन यहाँ से प्राइस के कम होने पे ये वाला इस गुड के प्राइस के कम होने पे ये जो एक्सटेंशन है डिमांड में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई इलास्टिसिटी सेम रहेगी इस पॉइंट पे ए और बी दोनों पे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाता तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है इस पॉइंट पे, लेकिन अभी केवल ये एक्सटेंड हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो फिर इसीलिए इलास्टिसिटी सेम रहेगी। अच्छा, उसमें प्राइस अगर इंक्रीज होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो जो कंज्यूमर का खर्चा है वो टोटल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेयर प्राइस अगर डिक्रीज होता है और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो टोटल जो कंज्यूमर का खर्चा है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी जो डिमांड होती है एक्स वाई के बीच में, उसमें रिलेशन बताता है, वो क्या बताता है कि प्राइस ऑफ एक्स का और क्वांटिटी ऑफ वाई का, इन दोनों का रिलेशन बताता है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स वाई की। और नॉलेज वर्कर का जो कंसेप्ट था वो पीटर ड्रकर ने दिया था। उसके बाद 5M मॉडल जो है फैक्टर इनपुट का, उसमें कौन कौन से 5M का क्या मतलब होता है, एक होता है मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मिनट्स। ठीक है, इसको वो लोग थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसमें एक और ऐड कर देंगे ऑप्शन, इसमें से कोई एक अलग बना देंगे तो आपको पहचानना है कौन सा इनमें से नहीं है 5M मॉडल में। ठीक है, उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैटालिटिक एजेंट का कौन काम करता है, किसको कहा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को कहा गया है। फिर लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एक ही चीज है, ये सेम चीज होती है। अच्छा, इसमें जो भी चीजें मैं इसमें यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो वन फैक्टर वेरिएबल होता है, इसमें बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो फर्स्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और उसके बाद फाइनली इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। और जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज होता है और फाइनली डिक्रीज होता है और नेगेटिव भी चला जाता है ये। इसके बाद अजम्पशंस की बात करते हैं। तो पहला तो वही है कि एक फैक्टर चेंज होगा, बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे। दूसरा है कि अदर फैक्टर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस। ठीक है, जो भी मतलब वेरिएबल फैक्टर जो भी है, एक मैंने बोला ना वही एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल फैक्टर है उसके जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सारी होमोजेनियस होंगी, मतलब कोई भी बिल्कुल सारी आइडेंटिकल होंगी, एक तरह से कह सकते हैं सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है जो भी हम यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगी, प्रोडक्शन की टेक्निक या जो भी कह लो। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों मिलते हैं इस वाले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो जो होते हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ दूंगा फिर भी। रिटर्न्स टू स्केल जो होता है वो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। रिटर्न्स टू स्केल जो होता है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को ये वाले लगे, ये थोड़े से मेरे को लग भी रहे थे कि मैंने इससे पहले सॉल्व भी नहीं किए, कि इंटरनल इकोनॉमीज जो होते हैं वो क्या होती है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि कंपनी एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी कंपनी का इंटरनल फैक्टर्स होंगे जो प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इफेक्ट करते होंगे वो इंटरनल इकोनॉमीज में आते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जो भी बाहर से, मतलब जो भी एक्सोजेनियस फैक्टर है जो बिजनेस एनहांस करते हैं, मतलब जो भी सेलिंग कॉस्ट बढ़ाते हैं या जैसे सेलिंग कॉस्ट हो गया, ये सारी जो है ये इकोनॉमी ऑफ स्केल के एग्जांपल में आती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आती हैं। और ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या आता है, जो प्रोडक्शन टेक्निक है जिससे डायरेक्टली एफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है, इंटरनल फैक्टर्स जो भी हैं। ठीक है, जैसे लेबर हो गया, ठीक है, ये टाइप की चीजें, टेक्नोलॉजी, लेबर। और ये जो होता है क्या होता है, बिजनेस एनहांसिंग फैक्टर्स जो होते हैं जो आउटसाइड आउटसाइड जो बाहर से जो करते हैं वो होते हैं सारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज में। अच्छा,
बट विद इन द सेम इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री के लेकिन होने चाहिए। अच्छा, लेबर जैसे लेबर मार्केट या टेक्नोलॉजी, ये इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। फिर एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल के कुछ एग्जांपल है, जैसे इंफॉर्मेशन हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, या कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि किस जगह पे आपने इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है। तो ये लगभग 80 क्वेश्चंस के आसपास मैंने क्वेश्चन लगाए थे, उसमें से मुझे इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। अभी आज मैं 70 क्वेश्चंस और लगाऊंगा, आज मेरा 150 का टारगेट है, 150 क्वेश्चंस का। तो आई होप कि अभी अभी एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें 70 क्वेश्चंस में से जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिन्होंने भी SCSC, HESC, GIC, GDC या फिर PGT के भी आज फॉर्म आ गए, तो इनके जितने भी यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या नेट JRF के जिन्होंने भी फॉर्म डाले हैं, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये, क्योंकि मैंने यही स्ट्रेटजी रखी है अपने सारे एग्जाम नेट का अपीयरिंग ईयर MA में भी क्लियर किया और फिर दोबारा से क्लियर किया, लगातार 2 टाइम्स मैं नेट हूं, जब से मैं एलिजिबल हुआ तब से मैं क्लियर कर रहा हूं। तो यही स्ट्रेटजी रहती है मेरी कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और लास्ट मोमेंट पे यही हेल्प करता है, क्योंकि कंसेप्ट तो आपने अपने MA में पढ़ा ही होगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आपको कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आप गूगल करो चाहे वीडियो देखो, है ना। तो अल्टीमेटली जितना ज्यादा क्वेश्चन लगा लोगे आपका कहीं ना कहीं वो पेपर में हिट हो जाएगा। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इससे काफी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा इसको वेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।